Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Scale 2 Manager in a public sector bank. So guys, अपने आज की सेशन में हम देखने वाले हैं चैंपियन सीरीज का पार्ट नंबर 23 और इसमें हम देखने वाले हैं आज इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। अब भाई अगर क्लोज टेस्ट की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपके प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है बट उसके साथ मेंस में भी पूछा जाता है। मतलब बहुत कम टॉपिक्स में से एक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसका मतलब हमें इसकी तैयारी भी भरपूर करनी पड़ेगी और बार बार करनी पड़ेगी। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से आज हम चैंपियन सीरीज में तीसरी बार क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आउट ऑफ दीज 23 पार्ट्स 3 बार तो हम क्लोज टेस्ट की क्लासेस ही ले चुके हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन है, उनमें से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोज टेस्ट भी है बिकॉज ये इजी टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है और आपको काफी हाई मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है गाइस, तो मतलब क्लास आज बहुत मजा आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, इस सेशन को नीचे जाके लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नीचे बेल आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर सेशन सबसे पहले। बिकॉज भाई हम आपका फेवरेट चैनल द अल्फा बैंकर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन को इजी करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन में और चार चांद लगाने के लिए। तो अगर आप तैयार हैं इस बार अपने सिलेक्शन के लिए तो चैंपियन सीरीज का हर पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर। सो गाइज ये रहा पूरा क्लोज टेस्ट हमारे सामने। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे क्लोज टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिससे 2 मदद हो जाएंगी हमारी। पहला तो क्वेश्चंस और क्लोज टेस्ट को हम एक ही पेज पे एक साथ देख पाएंगे और दूसरा आपको ये समझ आएगा कि बड़े क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता बल्कि बड़े क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना और इजी होता है। भाई ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बड़ा जब क्लोज टेस्ट होगा तो इसका मतलब उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी और ज्यादा स्टोरी रिवील करनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा स्टोरी रिवील करेंगे वो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने लाएंगे तो उतना ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस का, इन ब्लैंक्स का आंसर और एक्यूरेटली फाइंड करने में। तो अगर क्लोज टेस्ट बड़ा है तो खुश हो जाओ बिकॉज अब आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप 5 नंबर की जगह 10 नंबर स्कोर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट, अब इस पहले पार्ट में हमने 1 से लेके 4 तक के ब्लैंक्स रखे हैं। ऐसे दूसरे पार्ट में कुछ ब्लैंक्स और बाकी बचे हुए तीसरे पार्ट में ब्लैंक आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो साथ में रीड करते हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलता हूं कि मेरे साथ साथ में रीडिंग रखते रहा करो। ऐसा इसलिए बिकॉज जहां मैं यहां रीड कर रहा हूं तो अगर आप स्क्रीन के उस तरफ उसी स्पीड से उसी कैपेसिटी से रीड कर पाएंगे तो आपकी भी वही स्पीड वही कैपेसिटी बन पाएगी जो एग्जामिनेशन डे वाले दिन मेरे अंदर थी। तो आप कोशिश ये करो कि मेरे साथ साथ रीड कर सको, मेरी थिंकिंग समझ सको। और अगर आपके पास एक नया वे है, कोई नई थिंकिंग है तो उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ जिससे आगे आने वाले सेशंस में उन थिंकिंग्स को, उन मेथड्स को, उन पैटर्न्स को भी मैं फॉलो कर सकूं और बाकी सारे बच्चों की मदद हो सके आपकी मेथड से, आपके पैटर्न से। फाइन, स्टार्ट करते हैं, शैल वी। चलो साथ साथ पढ़ो। The cabinet's decision to raise salaries and pensions for more than 1 crore government employees and pensioners by implementing the 7th Pay Commission's recommendation will dash a fillip to consumption demand and economic growth। तो भाई सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस सेंटेंस का हिंदी में क्या मतलब है। तो भाई ये सेंटेंस बोल रहा है कि भाई कैबिनेट का जो डिसीजन है टू रेज सैलरीज एंड पेंशंस 1 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की और पेंशनर्स की बाय इंप्लीमेंटिंग 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन। भाई जो कैबिनेट का डिसीजन है जिसमें वो 1 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ा रहे हैं थ्रू 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन, वो क्या करेगा, दैट विल डैश अ फिलिप टू कंजप्शन डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई देखो फिलिप का मतलब क्या होता है। भाई फिलिप का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना। भाई एक और वर्ड होता है इसका, अगर मैं सिनोनिम आपसे बात करूं तो इसका सिनोनिम होता है एक बॉलस्टर। बॉलस्टर का भी ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना या किसी चीज को मदद करना ऊपर उठने में। ठीक है, तो भाई क्या होगा, भाई ये बोल रहा है कि जो कैबिनेट का डिसीजन था जिसमें सैलरी और पेंशन बढ़ा रहे हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयज की थ्रू 7th पे कमीशन, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी टू कंजप्शन डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भाई ऑप्शन 1 दिया है रिजिट।
भाई 7 पे कमीशन रिकमेंडेशन विल रिजिट अ फिलिप, रिजिट गलत है, रिजिट नहीं हो सकता। सेकंड देखो हाइड, भाई हाइड का मतलब क्या होता है, भाई हाइड का मतलब होता है छुपाना, भाई छुपा तो कुछ भी नहीं रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है कंसील, भाई कंसील का मतलब भी होता है छुपाना, ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 पढ़ो, ऑप्शन डी इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब किसी को देना। और क्या यहाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, भाई यहाँ पे भी तो ये लोग सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, दैट दे विल डैश अ फिलिप, और फिलिप का मतलब होता है सपोर्ट। तो क्या इम्पार्ट बिल्कुल सही बैठ रहा है, भाई इम्पार्ट का मतलब होता है किसी चीज को देना, और क्या दे रहे हैं यहाँ पे ये लोग फिलिप दे रहे हैं, ये लोग बॉल्स्टर कर रहे हैं, ये लोग सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन डी, दैट इज इम्पार्ट। और अगर ऑप्शन ई देखो तो वो है ट्रैप, किसी को फंसाना, तो फंसाना भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो चाहो तो 4 ऑप्शन रिजेक्ट करने के बाद ऑप्शन डी चूज कर सकते हो, या डायरेक्टली चाहते तब भी ऑप्शन डी इम्पार्ट अकेला एक ऑप्शन है जो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा। मतलब ब्लैंक 1 का आंसर हो गया इम्पार्ट अ फिलिप टू कंजप्शन डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे पढ़ो, with recent data from the center as well as Reserve Bank of India showing that dash private consumption is a key driver of current economic momentum, additional money in the hands of government staff and dash personnel is bound to fuel a healthy demand for a variety of goods and services। भाई देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड ब्लैंक से पहले मैं थर्ड ब्लैंक को फिल कर सकता हूं, ऐसा क्यों? भाई यहाँ पे बोल रहे हैं एडिशनल मनी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ एंड डैश पर्सनल, और ये मैंने अभी फर्स्ट सेंटेंस में ही पढ़ा था, दैट कैबिनेट डिसीजन टू रेज सैलरी एंड पेंशन ऑफ मोर देन 1 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट स्टाफ, ये होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड डैश पर्सनल। भाई पेंशनर्स कौन होते हैं, भाई पेंशनर्स होते हैं रिटायर्ड पर्सन। तो ऑप्शन में देख लेते हैं थर्ड में, रिटायर्ड करके कोई आंसर है कि नहीं। भाई देखो वर्किंग नहीं होगा, बिकॉज वर्किंग तो ये वाले हो गए गवर्नमेंट स्टाफ। अब यहां पे हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो कभी किसी पेंशन से या रिटायरमेंट से रिलेटेड हो। भाई वर्किंग नहीं हो सकता, भाई वर्किंग लोग तो काम कर रहे होंगे, ऐसे एक्टिव लोग भी नहीं हो सकते। अबाइडिंग मतलब होता है जो किसी चीज को मान लेते हैं, तो मानना भी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी रिटायर्ड, बिल्कुल हम इसी ऑप्शन का वेट कर रहे थे, रिटायर्ड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन ई देखोगे तो एम्प्लॉयड, ये अगेन बिल्कुल गलत हो गया, बिकॉज हमें कुछ पेंशन या रिटायरमेंट से रिलेटेड आंसर चाहिए, यहाँ पे हमें मिल गया हमारा ऑप्शन डी। मतलब ब्लैंक थर्ड हमें ब्लैंक 2 से पहले मिल गया, और यहाँ पे आएगा एडिशनल मनी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ and retired personnel is bound to fuel a healthy demand for a variety of goods and services। भाई मतलब हमें ब्लैंक 3 का आंसर मिल चुका है, अब ब्लैंक 2 फिर से रीड कर लेते हैं। भाई ब्लैंक 2 बोल रहा है विद रीसेंट डेटा कमिंग फ्रॉम सेंटर एज वेल एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शोइंग दैट डैश प्राइवेट कंजप्शन इज अ की ड्राइवर ऑफ करंट इकोनॉमिक मोमेंटम। अब भाई मोमेंटम का मतलब क्या होता है, भाई मोमेंटम का मतलब होता है किसी चीज को मोशन में लेके आना या किसी चीज को एनर्जी प्रोवाइड करना। अब भाई जब आप लोग भी कभी पढ़ने बैठते होगे तो स्टार्टिंग में आप लोग का भी फोकस नहीं बनता, बट हाँ कभी आधा घंटा या 40 मिनट या 50 मिनट पढ़ने बैठ जाओ तो एकदम से मोमेंटम आने लग जाता है, फोकस बिल्ड होने लग जाता है पढ़ाई के अंदर। तो वो जो फोकस बिल्ड होने लग जाता है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड होने लग जाता है, वो पढ़ाई की तरफ आपका मोमेंटम बढ़ जाता है, मतलब पढ़ाई में आपकी एनर्जीज आने लग जाती है, फोकस आने लग जाता है, तो उस चीज को बोला जाता है मोमेंटम। तो ये बोल रहे हैं कि भाई रीसेंट डेटा जो आया है सेंटर से एज वेल एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो ये बता रहा है कि डैश टाइप का प्राइवेट कंजप्शन की ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या इकोनॉमिक मोमेंटम के लिए। भाई जो हमारा करंट इकोनॉमी चल रही है उसमें एक मोमेंटम है ऊपर की तरफ, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो भाई नया डेटा आया है सेंट्रल रिजर्व बैंक की तरफ से, उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेट कंजप्शन है ये उस इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम और अच्छा कर देगा। तो भाई किस टाइप का प्राइवेट कंजप्शन किसी चीज को अच्छा कर सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं। इनफर्म, भाई इनफर्म का मतलब होता है वीक, तो क्या वीक प्राइवेट कंजप्शन आपकी इकोनॉमिक मोमेंटम ला सकता है? आई डोंट थिंक सो। तो भाई ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया। भाई वीक तो नहीं हो सकता, हाँ स्ट्रांग होता है कहीं पे तो हम बोलते हैं भाई स्ट्रांग प्राइवेट कंजप्शन है, तो भाई वो इकोनॉमिक मोमेंटम लेके आ सकता है, बट वीक चीज कभी मोमेंटम तो लेके नहीं आएगी, ये तो फाइनल है। ऑप्शन बी पढ़ो, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रांग, कोई स्ट्रेंथन चीज, कोई तगड़ी चीज, तो रोबस्ट ऑप्शन हो सकता है। साइड में एक छोटा सा टिक मार लेते हैं। ऑप्शन सी अनहेल्दी, भाई अनहेल्दी तो आप सबको पता है जो हेल्दी ना हो। ऑप्शन डी फ्लैबी, फ्लैबी मतलब अगेन होता है थुलथुला सा, वीक,
कैसे लटकने वाली चीज, तो खराब चीज, तो भाई फ्लैबी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन ई इज क्राइटेरिया। भाई क्राइटेरिया मतलब अलग अलग कैटेगराइजेशन, जैसे हम बोलते हैं भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो उस टाइप के होते हैं क्राइटेरिया। तो किन क्राइटेरिया पे ये भाई सरकार चल रही है, तो क्राइटेरिया ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन बी रोबस्ट। और रोबस्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथ लेके आना, कोई स्ट्रॉन्ग चीज। तो ऑप्शन क्या हो गया, with the recent data coming from center as well as Reserve Bank of India showing that robust private consumption, strong private consumption will give current economy a good momentum। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी रोबस्ट। ठीक है, तो भाई ब्लैंक 3 हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी रिटायर्ड। आगे पढ़ते हैं डायरेक्टली ऑप्शन 4 की तरफ। भाई यहां से रीड करो, एज एक्सपेक्टेड द अनाउंसमेंट ऑफ द पे इंक्रीजेस हैज बीन वेलकम्ड बाय इंडस्ट्री ग्रुप्स from automobile manufacturers to consumer dash sellers। consumer dash sellers, तो भाई ये वाला सेंटेंस बोल रहा है कि एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, इस अनाउंसमेंट की वजह से जितनी भी इंडस्ट्री हैं सबने इस अनाउंसमेंट को वेलकम करा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हो, या फिर कंज्यूमर डैश सेलर्स हो। कंज्यूमर डैश सेलर्स, ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। भाई पर्टिनेंट, ऑप्शन ई इज पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, किसी चीज में अड़े रहना, तो कंज्यूमर अड़े रहना सेलर्स, आई डोंट थिंक सो, ऑप्शन ई गलत है। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब किसी चीज में प्राइड लाना, प्रेस्टीज। गाइस प्रेस्टीज ना एक बहुत अच्छी हॉलीवुड की मूवी है क्रिश्चियन बेल की, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है ना, इस मूवी को जरूर देखना, बहुत ही प्यारी मूवी है, अ कल्ट मूवी, बहुत प्यारी मूवी है, जरूर देखना। मूवी का नाम है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज देख के मुझे याद आ गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रेस्टीज का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज में प्राइड लाना, तो कंज्यूमर प्राइड सेलर्स हो सकता है हो। ऑप्शन सी टेम्परेरी, कंज्यूमर टेम्परेरी सेलर्स, टेम्परेरी गलत लग रहा है। ऑप्शन बी परमानेंट, कंज्यूमर परमानेंट सेलर्स हो सकता है हो। और ऑप्शन ए ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेलर। भाई ड्यूरेबल्स ये वर्ड तो आपने पक्का कभी ना कभी सुना होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। भाई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, जैसे कि हो गई आपकी जो किराने का सामान होता है, या आपको थोड़ा ग्रोसरीज होती है, या वैसी जैसी चीजें होती है, कुछ टूथपेस्ट या टूथब्रश या सोप, शैम्पू, उस टाइप की जो चीजें होती हैं, वो सारी आती हैं आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। तो मतलब राइट आंसर क्या हो गया, भाई हमें तो पहले से वर्ड ही पता है, वो वर्ड होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ऑप्शन क्या सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए, दैट सारी के सारी इंडस्ट्री ने उसको वेलकम करा, चाहे वो हो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स या हो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेलर्स। मतलब ब्लैंक 4 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, दैट इज ड्यूरेबल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो अब हमने अपना नेक्स्ट पार्ट ले आए हम अपने क्लोज टेस्ट का, मतलब ब्लैंक 4 के आगे वाला पार्ट, इसको रीड कर लेते हैं। एंड विद द एडिशनल पे आउट फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एनहेंस्ड पे allowances and pensions projected to exceed rupees 1.14 lakh crore over the dash of current fiscal year ending in the March 2017, the multiplier effect is bound to be significant। तो भाई ये क्या बोल रहे हैं कि विद द एडिशनल पे आउट, जो अब सरकार एक्स्ट्रा पैसा दे रही है टुवर्ड्स द एनहेंस्ड पे, इंक्रीज जो कर रहे हैं 7th पे कमीशन की वजह से, जो पे इनकी एनहेंस हो रही है उसकी वजह से जो एडिशनल पे आउट आ रहा है, उसमें क्या होगा भाई, वो बोल रहा है कि इट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज 1.14 लाख करोड़ ओवर द करंट फिस्कल ईयर एंडिंग इन मार्च 2017। भाई वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो सरकार ये जो नया 7th पे कमीशन लेके आई है, भाई जो इसकी वजह से एनहेंस्ड पे हुए हैं, कुछ अलाउंसेस आए हैं, और जो पेंशन बढ़ी है, इसकी वजह से सरकार के ऊपर ओवरऑल 1.14 लाख करोड़ का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ब्लैंक 5 में क्या आ सकता है, ओवर द डैश ऑफ करंट फिस्कल ईयर। ऑप्शन पढ़ लो, ओवर द प्रोसेस ऑफ करंट फिस्कल ईयर, प्रोसेस ऑफ करंट फिस्कल ईयर हो सकता है सही ऑप्शन हो, टिक कर लेते हैं साइड में। ऑप्शन बी दिया है इग्रेस, इग्रेस का मतलब होता है कुछ मूवमेंट दिखाना या कहीं से बाहर चले जाना, तो ओवर द इग्रेस, इग्रेस नहीं हो सकता यहाँ पे, इग्रेस मतलब किसी चीज से बाहर चले जाना। आउटलेट, आउटलेट का मतलब भी होता है बाहर वाली चीज, तो आउटलेट भी नहीं हो सकता। ओवर द प्रोसीजर ऑफ करंट फिस्कल ईयर हो सकता है हो, सही है, कर सकते हैं। ऑप्शन ई, ओवर द कोर्स ऑफ करंट फिस्कल ईयर, ओवर द कोर्स ऑफ करंट फिस्कल ईयर मतलब ओवर द ड्यूरेशन ऑफ करंट फिस्कल ईयर। मैं देखो ओवर द प्रोसेस ऑफ करंट फिस्कल ईयर, ओवर द प्रोसीजर ऑफ करंट फिस्कल ईयर, या ओवर द कोर्स ऑफ करंट फिस्कल ईयर। मतलब ओवर द प्रोसेस ऑफ करंट फिस्कल ईयर, भाई करंट फिस्कल ईयर कोई प्रोसेस नहीं है, वो तो एक ईयर है, फिस्कल ईयर है जो आएगा ही आएगा।
भाई फिस्कल ईयर क्या होता है? सबसे बड़ी बात, फिस्कल ईयर होता है जो हम अप्रैल से लेके मार्च तक मनाते हैं। मतलब 1 अप्रैल से लेके जो 31 डे ऑफ मार्च होता है, उस एक साल को हम बोलते हैं यहाँ पे फिस्कल ईयर। ये इकोनॉमिक टर्म है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो हमारा साल होता है उसको हम बोलते हैं हमारा फिस्कल ईयर। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो नहीं है भाई, साल है, ये तो आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब प्रोसेस वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब प्रोसीजर ऑफ फिस्कल ईयर या कोर्स ऑफ फिस्कल ईयर, मैं देखो प्रोसीजर मतलब क्या होता है? किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, देखना। जैसे मान के चलो आज हम कोई एक साइंस वाली ट्रिक लगा रहे हैं या कोई मैजिकल ट्रिक लगा रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उसका आंसर लाने के लिए, एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ क्या कोई करंट फिस्कल ईयर में हमें प्रोसीजर लगाना पड़ेगा? भाई चाहे हम प्रोसीजर लगाएं या ना लगाएं, भाई करंट फिस्कल ईयर तो आएगा और खत्म हो जाएगा। भाई 1 अप्रैल आएगी और उसके बाद अगली साल की 31 मार्च भी आएगी, चाहे आप कोई प्रोसीजर लगाओ या ना लगाओ। तो मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया। बचा हमारे पास क्या? ऑप्शन ई, ओवर द कोर्स ऑफ करंट फिस्कल ईयर। इसका मतलब क्या है? ओवर द ड्यूरेशन ऑफ करंट फिस्कल ईयर। इस पूरे साल में, मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018, वो जो करंट फिस्कल ईयर था, उस एक फिस्कल ईयर में सरकार को 1.14 लाख करोड़ और ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा इस 7th पे कमीशन की वजह से। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ई, मतलब ब्लैंक 5 में आएगा ओवर द कोर्स ऑफ करंट फिस्कल ईयर। फाइन, आई एम प्रीटी श्योर की चीजें समझ आ रही होंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं चीजों को एज इजी एज सिंपल रखने की। आगे रीड करते हैं। इनएविटेबली द सेंटर्स डिसीजन विल पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन सैलरीज इन स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। भाई वो बोल रहे हैं कि भाई सेंटर के इस डिसीजन की वजह से एक अपवर्ड प्रेशर बनेगा स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है उनकी सैलरीज के ऊपर। भाई जब सेंटर ने अपनी सैलरीज बढ़ा दी है, तो अब वो बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में भी जिद करेंगे लोग सैलरी बढ़ा दो, और प्राइवेट सेक्टर में भी एक अपवर्ड प्रेशर बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी वो पुश करेंगे कि भाई उनकी भी सैलरी बढ़वा दो। आगे पढ़ो। Dash, the decision to more than triple the ceiling for house building advance to rupees 25 lakh from 7.5 lakh is likely to provide a much needed dash for more government and defense personnel to invest in housing and thereby boost economy। भाई देखो अभी तक ये लोग 7th पे कमीशन की बात कर रहे थे, अभी तक ओवरऑल 7th पे कमीशन की बात करी है कि भाई सैलरी बढ़ा दी, अलाउंसेस बढ़ा दिए, इनकी भाई पेंशन बढ़ा दी, इसकी वजह से सरकार के ऊपर 1.14 लाख का और दबाव बनेगा। एकदम से इन्होंने चालू कर दिया कि भाई हाउसिंग लोन की अमाउंट भी इन्होंने बढ़ा दिया। भाई पहले 7.5 लाख जो अमाउंट होता था हाउसिंग लोन देने का, अब उसको 25 लाख कर दिया है, और इसकी वजह से उनको मच नीडेड डैश मिलेगा गवर्नमेंट और डिफेंस पर्सनल को, जिससे वो हाउसिंग के अंदर और एक इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर पाएंगे। आई एम सॉरी, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर पाएंगे। बट यहां पे देखो एकदम से इन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। पहले ये लोग क्या बोल रहे थे? 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, और एकदम से आ गए हाउसिंग लोन पे। भाई ऑप्शन देख लेते हैं। भाई देखो ब्लैंक 6 के ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए अमिट्स। अमिट्स का मतलब होता है किसी चीज के बीच में, तो क्या यहाँ पे हो रहा है? बीच में। भाई बीच में तो कुछ नहीं आ रहा, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखो एमिड। एमिड का मतलब भी होता है सेम। इन दोनों का, ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अमिट्स और एमिड दोनों का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, किसी चीज के बीच में। दोनों ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन सी देखो बेटविक्स। भाई ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा वोकैबुलरी का वर्ड देखने को मिल रहा है, बेटविक्स। और बेटविक्स का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ। भाई एमिड, अमिट्स और बेटविट्स, इन तीनों का मतलब सेम है, बट यहाँ आपको 3 वर्ड नए देखने को मिले, एमिड, अमिट्स एंड बेटविट्स। भाई आई एम श्योर कि बेटविट्स तो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बेटविट्स का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ समथिंग, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे ऑप्शन ए और बी गलत है, वैसे ही ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन डी पढ़ो, सेपरेटली। सेपरेटली यहां काफी हद तक फिट बैठ रहा है, बिकॉज जो हम अभी बात कर रहे थे कि इन्होंने एकदम से नया टॉपिक चालू कर दिया, तो नया टॉपिक चालू कर दिया तो सेपरेटली हो सकता है आंसर हो। और ऑप्शन ई है कंबाइंड। कंबाइंड द डिसीजन टू मोर देन, देखो कंबाइंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज नया टॉपिक यहां चालू करा गया है, तो ऑप्शन ई भी गलत है। तो मतलब राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? यहां हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, सेपरेटली। गाइस देखो यहां मैं एक टेक्निक लगा रहा हूं, अगर आप अभी तक समझ पाए कि नहीं, यहां पे मैं टेक्निक लगा रहा हूं, टेक्निक ऑफ रिजेक्शन। में देखो जब भी आपको राइट ऑप्शन ना मिले तो आप रॉन्ग ऑप्शंस को रिजेक्ट करना चालू कर दो, तो आप खुद ब खुद राइट आंसर पे पहुंच जाओगे।
जैसे यहां हमारे पास 5 ऑप्शन थे, अब मुझे क्लियरली नहीं पता था कि राइट आंसर क्या हो सकता है, तो मैंने क्या करा, ऑप्शंस को वो रिजेक्ट करने चालू कर दिए जो मुझे कंफर्म थे कि आंसर नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने करा तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन ई गलत हो गया, और फाइनली मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी सेपरेटली। तो यहां फिट करके देखो, सेपरेटली the decision to more than triple the ceiling for housing building advance to 25 lakh from 7.5 lakh is likely to provide a much needed dash for government and defense personnel। अलग से बात हो रही है तो सेपरेटली, तो भाई सेपरेटली बिल्कुल फिट बैठेगा। जो हम अलग अभी बात कर रहे थे कि बिल्कुल अलग टॉपिक, नया टॉपिक चालू कर दिया, तो सेपरेटली ही बिल्कुल सही आएगा। आगे चलते हैं ऑप्शन 7 की तरफ, ब्लैंक 7 की तरफ। इज लाइकली टू प्रोवाइड अ मच नीडेड डैश for government and defense personnel to invest in housing and thereby boost employment। ऑप्शंस देखो, ब्लॉक that it will provide a much needed block, भाई ऑप्शन ए ब्लॉक तो बिल्कुल गलत हो गया, कुछ रोक थोड़ी रहे हैं हम, भाई हम तो उनको प्रोवाइड पैसा और दे रहे हैं और ज्यादा सैलरी बढ़ा दी, पेंशन बढ़ा दी, अभी भी कोई रोक थोड़ी लगी है उनके ऊपर। ऑप्शन बी इंसेंटिव, इंसेंटिव ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, किसी को पैसा देना, किसी को उनकी मेहनत के लिए ऐसा कुछ देना जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। जैसे होता है हमारा दिवाली बोनस, या आपका हो गया दिवाली इंसेंटिव, तो वो जो चीज होती है, वो जो बोनस होता है, उस बोनस को यहां बोला जाता है इंसेंटिव। तो मतलब यहां क्या हो गया कि भाई ये जो सैलरी बढ़ी है और ये जो उसके साथ साथ इन्होंने हाउस बिल्डिंग एडवांस बढ़ा दिया है, 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया है, ये एक मच नीडेड इंसेंटिव है गवर्नमेंट और डिफेंस पर्सनल के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया ब्लैंक 7 का, ऑप्शन बी इंसेंटिव। समझ आ गया होगा, आई एम प्रिटी श्योर ये वाला अभी इजी ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब नया पेज लेके आ जाते हैं। आगे पढ़ो, मेरे साथ साथ रीड करो। Combined with indications of a normal monsoon and marginal impact of dash from Brexit so far, portents for the economy are indeed positive। भाई देखो, portents का मतलब क्या होता है, portents का मतलब होता है किसी चीज का साइन, सिग्नल देना। भाई वो बोल रहे हैं कि जो हमारा साइंस है हमारी इकोनॉमी के लिए वो इंडीड पॉजिटिव है। भाई जो हमारी इकोनॉमी है उसके साइंस अभी भी पॉजिटिव ही है। किस चीज के बाद, भाई इंडिकेशन है एक नॉर्मल मॉनसून आने वाला है हमारे पास, और हमारे जो ऊपर है ब्रेक्सिट का जो इंपैक्ट होगा वो भी बहुत मार्जिनल होगा। मार्जिनल मतलब बहुत कम इंपैक्ट होगा हमारे ऊपर ब्रेक्सिट का। अब ब्रेक्सिट क्या है भाई, वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। भाई आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबने ब्रेक्सिट का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जरूर सर्च कर लेना। भाई आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड फाइनेंस का बहुत बड़ा एक टर्मिनोलॉजी है ब्रेक्सिट, जरूर पढ़ना अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो, और अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। भाई ये बोल रहे हैं कि कंबाइंड विद इंडिकेशंस ऑफ नॉर्मल मॉनसून, भाई नॉर्मल मॉनसून के इंडिकेशंस आने के बाद और मार्जिनल इंपैक्ट होने की वजह से ब्रेक्सिट का हमारे जो साइंस है हमारी इकोनॉमी में वो अभी भी पॉजिटिव हैं। तो भाई ब्लैंक 8 में क्या आ सकता है, मार्जिनल इंपैक्ट ऑफ डैश फ्रॉम ब्रेक्सिट। मार्जिनल इंपैक्ट ऑफ ब्रेक्सिट में क्या हुआ था, भाई ब्रिटेन एग्जिट करा था कहीं से, उसको बोला गया था ब्रेक्सिट। ब्रिटेन एग्जिट इज ब्रेक्सिट। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, न्यू बिगिनिंग, भाई जब कोई चीज बाहर जा रही है तो नई बिगिनिंग तो नहीं हो सकती, ऑप्शन ई गलत है। ऑप्शन डी कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, भाई कमेंसमेंट न्यू बिगिनिंग का ही एक सिनोनिम है, सेम मीनिंग होता है कमेंसमेंट का। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को चालू करना, नई बिगिनिंग लेके आना। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पढ़ो, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब होता है किसी चीज को एंड पे लेके आना, तो हो सकता है सही हो सकता है। ऑप्शन बी है सोर्स, इंपैक्ट फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम द ब्रेक्सिट, इंपैक्ट ऑफ द सोर्स, सोर्स गलत है। ऑप्शन ए देखो, फॉल आउट, फॉल आउट, इंपैक्ट ऑफ द फॉल आउट फ्रॉम द ब्रेक्सिट। भाई फॉल आउट का क्या मतलब होता है, फॉल आउट का मतलब होता है कहीं से खुद को बाहर निकाल लेना, बाहर निकाल फेंक देना, खुद को वहां से किसी सिचुएशन में से अलग कर देना। फॉल आउट बिल्कुल सटीक यहां बैठ रहा है, ब्रिटेन ने एग्जिट करा है, इसका मतलब क्या है, फॉल आउट फ्रॉम द ब्रेक्सिट। भाई ब्रेक्सिट के आगे के इंपैक्ट्स जो हमारे ऊपर थे वो बहुत मार्जिनल थे। भाई फॉल आउट का मतलब क्या हो सकता है, भाई फॉल आउट का यहां कुछ ऐसा मतलब रहे कि हमारे ऊपर जो इंपैक्ट आएगा उसका, फॉल आउट जो भाई चीज होने के बाद जो बाकी बचे हुए रिपरकशंस होते हैं या साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर, वो बहुत मार्जिनल होंगे हमारे ऊपर। तो भाई यहां का राइट आंसर क्या हो सकता है, भाई बिल्कुल राइट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन ए हमारा, फॉल आउट, मार्जिनल इंपैक्ट ऑफ द फॉल आउट फ्रॉम द ब्रेक्सिट। भाई ब्रेक्सिट होने के बाद जो साइड इफेक्ट्स रहेंगे हमारे ऊपर, उसका बहुत कम मार्जिनल इफेक्ट होगा हमारे ऊपर। राइट आंसर क्या हो गया ब्लैंक 8 का, ऑप्शन ए, फॉल आउट। आगे पढ़ते हैं,
Besides the anticipated increases in spending, the higher pay and pensions are also expected to dash savings, which could help the banking and financial system channel funds to meet investment demands. ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. Besides the anticipated increase in spending, the higher pay and pensions are also expected to dash savings. भाई यहाँ पे ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि भाई एंटिसिपेटेड इंक्रीज स्पेंडिंग होने के साथ साथ भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि पेंशन बढ़ी, सैलरी बढ़ी 7th पे कमीशन की वजह से, तो भाई अब ये लोग जो खर्चा करेंगे वो भी बढ़ जाएगा. बट इसी के साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि सेविंग पे भी कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के पास पैसा आएगा आगे इन्वेस्टमेंट डिमांड को मीट करने के लिए. तो ब्लैंक 9 में क्या आ सकता है? हिंड्रेंस, एक्सपेक्टेड टू हिंड्रेंस सेविंग्स. क्या वो सेविंग को रोक रहा है? बिल्कुल नहीं. अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नीचा दिखाना, नीचा दिखाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं. ऑप्शन सी देखो, ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज को रोकना, किसी चीज के आगे हिंड्रेंस लेके आना, रोकथाम लगा देना किसी चीज के आगे, इसको बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्ट. तो ऑब्स्ट्रक्ट भी गलत हो गया. ऑप्शन डी देखो, बॉल्स्टर. देखो आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि भाई रोबस्ट और बॉल्स्टर दोनों सेम चीजें होती हैं और दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को एक फिलिप प्रोवाइड करना, किसी चीज को एक मोमेंटम देना, राइस देना, किसी चीज को एक सपोर्ट ऊपर तरफ जाने में सपोर्ट देना. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारी जो सेविंग है वो भी तो बढ़ेंगी ना. भाई स्पेंडिंग बढ़ेगी ये मानते हैं, बट उसके साथ साथ सेविंग भी बढ़ेगी ये लोग बोल रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स के बाद पैसा होगा आगे के इन्वेस्टमेंट डिमांड्स को मीट करने का. राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन डी, बॉल्स्टर. और चाहो तो भाई रिजेक्शन वाली पॉलिसी भी यहाँ लगा सकते हो. भाई ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है और ऑप्शन ई देख लो, प्रिवेंट. भाई प्रिवेंट थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे सेविंग को, तो ऑप्शन ई भी गलत है. तो चाहो तो रिजेक्शन वाली पॉलिसी लगा के भी आपके पास ऑप्शन डी अकेला बचेगा और इसका राइट आंसर हो गया ब्लैंक 9 का ऑप्शन डी, बॉल्स्टर सेविंग, सेविंग्स को और प्रमोट करेंगे. आज का अपना 10th और लास्ट ब्लैंक पढ़ लेते हैं. देयर आर हाउएवर सम रिस्क फ्रॉम इंक्रीज सैलरी एंड पेंशन आउटगो. भाई ये बोल रहे हैं कि हालांकि अभी भी कुछ रिस्क है इंक्रीज सैलरी और पेंशन की वजह से. इन इट्स जून मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, आरबीआई ने अपनी जून मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बोला था? had dashed the upside risk to inflation outlook posed by several factors including the implementation of 7th pay commission's recommendation. RBI had dashed the upside risk. भाई आरबीआई ने बोला कि इन्फ्लेशन आउटलुक पे कुछ डैश अपसाइड रिस्क बन रहा है अगर वो सैलरी जो बढ़ रही है और पेंशन जो आ रही है 7th पे कमीशन में आप लाते रहेंगे. और आरबीआई ने ये कहां बोला? ये बोला आरबीआई ने अपने जून की मॉनेटरी पॉलिसी में. भाई ऑप्शंस देख लो. आरबीआई हैड इंक्रीज द अपसाइड रिस्क. भाई देखो सबसे पहली बात यहां समझो, हैड लिखा है हैड, तो इसका मतलब यहां जो भी ऑप्शन आएगा ना वो पास्ट टेंस में आएगा. समझ गए? हैड का मतलब होता है हो चुका है. भाई आरबीआई ने अपने जून की मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा बोला था, तो जहां पे था आ गया, जहां पे हैड आ गया वहां पे आपका कुछ पास्ट टेंस में बात चली गई, पीछे की बात हो रही है. तो यहां इंक्रीज आ सकता है. भाई अगर यहां पे इंक्रीज्ड लिखा होता तब ये ऑप्शन मैं सही मान सकता था, बट अभी ये इंक्रीज है तो ऑप्शन गलत हो गया. आरबीआई हैड डाउन द अपसाइड रिस्क. भाई आरबीआई तो बोल रहा है कि रिस्क है, तो आरबीआई डाउन थोड़ी कर रहा है रिस्क को. आरबीआई हैड फ्लैग्ड द अपसाइड रिस्क. फ्लैग का मतलब होता है भाई आरबीआई ने एक लाल झंडा खड़ा कर दिया है कि भाई अब यहां पे कुछ रिस्क आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो फ्लैग सही हो सकता है. अगला पढ़ो. आरबीआई हैड स्ट्रेंथन द अपसाइड रिस्क. भाई रिस्क को कोई स्ट्रेंथन थोड़ी करता है. भाई रिस्क तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, उसकी स्ट्रेंथ को खत्म करना होता है. तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया और ऑप्शन ई है वीकन. आरबीआई हैड वीकन द अपसाइड रिस्क. भाई आरबीआई तो खुद बोल रहा है कि यहाँ रिस्क है, तो आरबीआई उस रिस्क को वीकन क्यों करेगा? तो ऑप्शन ई भी गलत हो गया थ्रू योर कॉमन सेंस. राइट आंसर बस एक ही ऑप्शन बचा, थ्रू आर प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, थ्रू आर स्ट्रैटेजी ऑफ रिजेक्शन, ऑप्शन सी फ्लैग्ड. और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. क्यों? भाई ये बोल रहा है कि इन इट्स जून मॉनेटरी पॉलिसी RBI had flagged the upside risk to inflation outlook posed by several factors including implementation of 7th pay commission's recommendation. फ्लैग्ड का मतलब होता है एक लाल झंडा खड़ा कर देना, एक वार्निंग सिग्नल देना. तो आरबीआई यहाँ पे अपनी जून मॉनेटरी पॉलिसी में एक वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि भाई अगर ये पे कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट कर लोगे और सैलरी और पेंशन बढ़ा दोगे तो भाई इन्फ्लेशन आउटलुक बहुत ज्यादा हो सकता है इंडिया में
और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसके लिए उन्होंने एक वार्निंग सिग्नल, एक झंडा खड़ा कर दिया और इसको बोला जाता है फ्लैग्ड। एक झंडा गाड़ दिया उन्होंने भाई, एक रिस्क, एक वार्निंग साइन वहां पे खड़ा कर दिया। तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है। हमने बता दिया कि भाई यहाँ पे एक वार्निंग साइन है हमारी तरफ से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा आज का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज की क्लास में। गाइज मुझे आज की क्लास में बहुत मजा आया। आज तक की, अभी तक की इंग्लिश की सारी क्लासों में आज की क्लास मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्लास लगी, बिकॉज आज मुझे ऐसा लगा कि आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया। काफी हद तक मैं वैसे चीजों को डील कर पाया जैसे आप लोग चाहते हैं। ठीक है, तो आज आगे चलते हैं अब और फाइनली अपना देखते हैं अब होमवर्क सेट, जो कि आप भाई हमारी हमेशा से चैंपियन सीरीज की एक प्रथा रही है, एक हमारा रिचुअल रहा है कि अगर हम एक चीज करेंगे तो उतनी ही चीज आपको होमवर्क मिलेगी। तो भाई ये रहा भारी भरकम बड़ा सा आपका क्लोज टेस्ट। भाई यहां से मैं खुद को स्क्रीन से हटा लेता हूं जिससे आप लोग इस चीज को साफ साफ देख पाए। भाई अब आप लोगों को क्या करना है, भाई जल्दी से इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। भाई ये रहा आपका पूरा क्लोज टेस्ट। इसके बाद में अब आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में क्वेश्चंस दिखा दूंगा, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी लेते रहना और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो भाई ये रहा आपका पूरा क्लोज टेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, टेक द स्क्रीनशॉट। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, टेक द स्क्रीनशॉट अगेन। सो गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया है देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस सेशन को और उनको भी बोलें कि वो आगे और ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें अपने फेवरेट द अल्फा बैंकर चैनल को, जिससे द अल्फा बैंकर की रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके आपके फेवरेट द अल्फा बैंकर चैनल से। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर और अपने घर में रहें और प्रैक्टिस लगातार करते